ये 6 लोगों की कहानी होती है जिन्हें एक गेम के लिए इनवाइट करा जाता है। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो इन्हें एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है जहां से जिंदा निकलना नामुमकिन है। हॉलीवुड एफएम प्रेजेंट एस्केप रूम। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक रूम के अंदर फंसा हुआ होता है। अगर वो इस रूम से जल्दी जल्दी बाहर नहीं निकला तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ से कहानी 3 दिन पीछे जाती है यानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें शिकागो शहर दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी 6 अलग अलग कैरेक्टर से मुलाकात होगी। सबसे पहले हमें जूही को दिखाया जाता है जो कि फिजिक्स की स्टूडेंट होती है। नेक्स्ट डे पे उसको उल्टे चालू होने वाले होते हैं, इसलिए उसके सर उससे कहते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। वहीं दूसरे नंबर पर बहन को दिखाया जाता है। ये वही लड़का होता है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था, जो कि एक शॉप के अंदर काम करता है पर यह कैसे की जॉब करना चाहता है, पर इसे डैंग की समूह के कारण कैसे की जॉब नहीं मिलती। तीसरे नंबर पर जैसन को दिखाया जाता है जो कि स्टॉक ब्रोकर होता है, उसे लिखने का भी शौक होता है। अब इन तीनों को अपने जानकार लोगों के नाम से एक बॉक्स मिलता है जिसको खोलना आसान नहीं होता, पर ये अपनी काबिलियत से तीनों के तीनों बॉक्स को खोल लेते हैं जिसमें से एक इनविटेशन कार्ड निकलता है। ये इनविटेशन कार्ड स्केप रूम का होता है जो कि एक पजल है यानी भूल भुलैया। अगर ये स्केप रूम से बाहर निकल जाते हैं तो इन्हें इनाम के तौर पर $10,000 मिलेंगे, इसलिए तीनों स्केप रूम में जाने का फैसला करते हैं। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो इन्हें तीनों पार्टिसिपेंट मिलते हैं जिसमें से एक होती है अमंडा जो कि सोल्जर है, दूसरे नंबर पर माइक जो कि टेक ड्राइवर है, तीसरे नंबर पर डैनी जो कि एक यूट्यूबर है। अब ये 6 का 6 वहाँ पहुँच चुके होते हैं पर इनका स्वागत करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं होता। अब ये सब गेम मास्टर का इंतजार करने लगता है पर वहाँ कोई नहीं आता, इसलिए बैन कहता है मैं बाहर से सिगरेट पी के आता हूँ। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है हैंडल टूट के उसके हाथ में आ जाता है और ये समझ जाते हैं कि यही स्केप रूम है, गेम चालू हो चुका है। और ये सब यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है। यहाँ पर टेबल पर बहुत सारी मैगजीन भी पड़ी हुई होती है जिस पर एक ही नाम लिखा हुआ होता है, डॉक्टर बुटानियू। ये सारी मैगजीन डॉक्टर बुटानियू के नाम आई हुई होती है। इन्हें यहाँ पे बुक भी मिलती है जिस पर लिखा हुआ होता है फ़ारेनहाइट 451। बैन ने जिस दरवाजे का हैंडल तोड़ा था वहीं पर एक कंट्रोल लगा हुआ होता है जिस पर लिखा हुआ होता है 451। जूही जाकर कंट्रोल पर 451 सेट कर देती है। वो जैसे ही ये करती है ऊपर रेड कलर की लाइट जल जाती है। ये कोई लाइट नहीं होती, ये हीटिंग कोयल होती है। अब ये जैसे जैसे चीज को छेड़ते जाते हैं अलग अलग जगह हीटिंग कोयल जलती जाती है और रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और ये सब घबराने लगता है। तभी जूही को एक नेम बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ होता है डॉक्टर बुटान्यू हमेशा कहते हैं टेबल पर कोस्टर्स का इस्तेमाल करें। दरअसल टेबल पर पानी के भरे हुए गिलास रखने के लिए कोस्टर्स का इस्तेमाल करा जाता है। जब जूही टेबल के पास जाती है तो वो देखती है वहाँ पर 6 कोस्टर्स होते हैं जिसमें तो वो एक को दबाती है। जैसे ही वो ये करती है एक ढक्कन खुलता है। अब ये 6 के 6 कोस्टर्स को दबाता है और ढक्का रास्ता पूरा खुल जाता है, पर ये 6 के 6 यहाँ से एक साथ नहीं निकल सकते क्योंकि किसी को कोस्टर्स को दबा के रखना होगा। इसलिए जूही पानी से भरे हुए गिलास कोस्टर्स पर रख देती है जिससे ढक्कन खुला हुआ रहता है। अब ये 6 के 6 कोस्टर्स पर पानी के भरे हुए गिलास रख देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही यहाँ से निकलते हैं इस रूम के अंदर एक धमाका होता है पर ये सब बच जाता है और ये दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। ये रूम भी अंदर तक बंद होता है। इस रूम से बाहर निकलने के लिए इन्हें 7 नंबर का अल्फाबेट कोड चाहिए। अब ये सब कोड को ढूंढने लगता है तभी बैन को एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ होता है गो बैक हिस्ट्री। बैन अपनी हिस्ट्री के बारे में सोचने लगता है तभी उसे याद आता है जब वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था तो वो एक गाना गा रहा था जिसमें एक शब्द आता है रिनोट। बैन जैसे उनको लोग पर रिनोट लिखने के लिए कहता है। जैसे ही वो रिनोट लिखता है लोग खुल जाता है और ये सब बाहर आ जाते हैं। बाहर का मौसम बहुत ठंडा होता है और इन्हें यहाँ से दूर दूर तक पहाड़ भी दिखाई दे रहे होते हैं, पर डैनी आगे बढ़ता जाता है और वो किसी चीज से टकरा के गिर जाता है। दरअसल ये भी एक तरह का रूम ही होता है पर देखने में सब कुछ रियल जैसा लगता है पर ऐसा होता नहीं है। अब डैनी खड़ा होकर स्क्रीन पर हाथ रखता है। वो जैसे ही ये करता है नीचे से 2 डक खुलते हैं और उसमें तो बहुत ठंडी हवा आने लगती है और यहाँ का तापमान गिरने लगता है। अगर ये लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो इनकी ठंड के कारण मृत्यु हो जाएगी। अब ये सब यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। इन्हें दरवाजा मिल जाता है पर दरवाजा खोलने के लिए इनके पास चाबी नहीं होती। अब ये सब चाबी को ढूंढने लगते हैं तभी इन्हें एक जैकेट मिलती है। ये सब लोग समझ जाते हैं 6 लोगों के लिए एक जैकेट क्यों रखी गई है।
दरअसल वो लोग चाहते थे कि एक जैकेट के लिए आपस में लड़ें, पर ये सब लोग फैसला करते हैं जैकेट को बारी बारी करके सब पहनेंगे। सबसे पहले जूही को दी जाती है जैकेट पहनने के लिए। इन्हें यहाँ पे फिशिंग रोड भी मिलती है और यहाँ पे गड्ढा भी होता है। जब फिशिंग तार को उस गड्ढे के अंदर डालते हैं तो तार काफी गहराई तक जाता है, जिससे इन्हें पता चलता है पानी काफी गहरा है और साथ ही पानी का बहाव भी बहुत तेज है, पर उस तार पर कुछ नहीं अटकता। इधर हमें जूही को दिखाया जाता है, उसे जैकेट की जेब से एक कंपास मिलता है। उस कंपास के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ती जाती है और वो एक भालू के पास पहुंच जाती है। जब वो भालू के मुंह के अंदर हाथ डालती है तो उसे एक मैग्नेट मिलता है। उस मैग्नेट को लेकर जूही अपने साथियों के पास आ जाती है और उस मैग्नेट को फिशिंग तार पर लगा देती है और उस तार को पानी के अंदर डाल देता है। तभी इन्हें एहसास होता है उस मैग्नेट पर कुछ चिपक गया है। जब उसे ऊपर खींचते हैं तो ये देखते हैं लोहे की सलाखों के बीचों बीच एक आइस क्यूब होती है। उस आइस क्यूब के अंदर एक चाबी होती है। उस चाबी को बाहर निकालने के लिए इन्हें आइस क्यूब को तोड़ना होगा। ये आइस क्यूब को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर ये आइस क्यूब को तोड़ नहीं पाते। वहीं कुछ दूरी पर बैन सिगरेट पी रहा होता है, उसके पास एक लाइटर होता है। ये लोग उससे लाइटर मांगते हैं, वो लाइटर फेंक के देता है, पर वो ठंड के कारण लाइटर अच्छे से फेंक नहीं पाता। लाइटर बीच में ही गिर जाता है। अब डैनी लाइटर उठाने के लिए जाता है। वो जैसे ही लाइटर उठाता है बर्फ टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है और वो पानी के बहाव के साथ बह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके साथ ही लाइटर भी पानी में बह जाता है। अब ये सब घबराने लगते हैं, अगर इन्होंने आइस क्यूब के अंदर से चाबी को नहीं निकाला तो इनकी ठंड के कारण मौत हो जाएगी। अब ये सब हाथ की गर्मी से आइस क्यूब को पिघलाने लगते हैं। काफी घंटे ऐसा करने से आइस क्यूब पिघल जाती है और ये उसके अंदर से चाबी को निकाल लेते हैं। अब ये उस चाबी से दरवाजा खोलने लगता है, पर दरवाजा नहीं खुलता। दरअसल ये दरवाजा होता ही नहीं है, दरवाजा पीछे होता है, वो खुल चुका होता है। अब ये सब उस दरवाजे की ओर भागता है, तभी बर्फ टूटने लगती है। इससे पहले ये पानी के अंदर गिरते ये सब दरवाजे के अंदर पहुंच जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। अब ये एक और रूम में पहुंच जाते हैं। ये रूम उल्टा होता है, यानी छत नीचे फर्श ऊपर होता है और इस रूम का नाम होता है द 8 पोल रूम। यहाँ पर एक दरवाजा भी होता है, पर उस दरवाजे पर हैंडल नहीं होता। तभी माइक को ऊपर एक पुल टेबल दिखाई देता है जिस पर सब बॉल होते हैं, पर 8 नंबर की बॉल नहीं होती। अब इनको समझ में आ जाता है कि इन 8 नंबर की बॉल को ढूंढना है, वही दरवाजे का हैंडल है और ये सब 8 नंबर की बॉल को ढूंढने लगते हैं। तभी फर्श का एक हिस्सा नीचे गिर जाता है और माइक गिरते गिरते बचता है। अब ये सब ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर अमंडा को एक लॉकर दिखाई देता है जिसको खोलने के लिए उसे 4 नंबर का कोड चाहिए। तभी जूही को एक पजल दिखाई देती है और वो उस पजल को सोल्व करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फर्श का एक एक हिस्सा नीचे गिरता जा रहा होता है। इधर जूही पजल को सोल्व कर लेती है और उसको 4 नंबर का कोड पता चल जाता है और वो अमंडा को कोड बता देती है। वो जैसे ही कोड डालती है लॉकर खुल जाता है और उसके अंदर से 8 नंबर की बॉल को निकाल लेती है और उस बॉल को लेकर दूसरी तरफ आने लगती है। तभी वो बॉल उसकी जेब से निकलकर नीचे फर्श पर गिर जाती है और अमंडा जल्दी से नीचे कूद कर उस बॉल को उठाकर जैसन की तरफ फेंकती है। जैसन बॉल को पकड़ लेता है। तभी फर्श नीचे गिरने लगता है और उसके साथ अमंडा भी नीचे गिरने लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये चारों लोग दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ आ जाते हैं। ये रूम हॉस्पिटल की तरह होता है। यहाँ पे 6 बेड होता है और ये 6 बेड इन्हीं लोगों के होते हैं। दरअसल इन लोगों का कभी ना कभी एक्सीडेंट हुआ होता है जहाँ पे ये 6 लोग बचते हैं। अब वो लोग ये जानना चाहते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा लकी कौन है, इसलिए इन लोगों को इस गेम में चुना गया है। तभी यहाँ पे एक वीडियो प्ले हो जाता है जिसमें डॉक्टर बुटोनियो कहते हैं अपनी लिमिट को टेस्ट करें। उसके बाद 5 मिनट का टाइम एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पे जहरीली गैस फैलने लगेगी। अब ये सब यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है, पर यहाँ पे कोई दरवाजा नहीं होता। तभी माइक को 3 एक्सरे मिलते हैं, ये हाथ के एक्सरे होते हैं। तभी बैन बोलता है ये साइंस लैंग्वेज है, मेरे एक भाई सुन नहीं सकता। ये बात ये लोग जानते होंगे, इसका मतलब है EKG। अब ये सब EKG मशीन ढूंढने लगता है। इधर जूही कैमरे को तोड़ने लगते हैं। उसका मानना है कि अगर ये गेम मास्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जैसे उनको EKG मशीन मिल जाती है, वो माइक की हार्टबीट को मैच करने लगता है, पर उसकी हार्टबीट कम होती है। उसकी हार्टबीट बढ़ाने के लिए जैसन उसको शॉक के लिए राजी कर लेता है। वो जैसे ही माइक को शॉक देता है उसकी हार्टबीट बढ़ जाती है, पर उसकी हार्टबीट मैच नहीं होती और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसन को समझ में आ जाता है कि उसको हार्टबीट को बढ़ाना नहीं है, कम करना है। वो अपने शरीर पर सेंसर को लगाता है, हार्टबीट को कम करने लगता है और उसकी हार्टबीट मैच हो जाती है और एक ढक्कन खुलता है।
जैसन और बैन इस रूम से निकल जाता है, पर जूही इनके साथ नहीं जाती। अब ये एक छोटे से रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एक गोल्ड हैंडल होता है, ये दोनों उस हैंडल को घुमाने लगता है और वो खुल जाता है, पर इनके हाथ पर कुछ केमिकल जैसा लग जाता है। ये कोई केमिकल नहीं होता, ये बहुत खतरनाक ड्रग्स होता है और इस हैंडल पर लिखा हुआ होता है इसका एंटीडोस इसी रूम के अंदर मिलेगा। ये दोनों एंटीडोस को ढूंढने लगता है। बैन को एंटीडोस मिल जाता है। जैसन बैन से एंटीडोस छीनने लगता है, पर बैन जैसे तैसे करके एंटीडोस को लगा लेता है और जैसन की मौत हो जाती है। अब बैन इस रूम से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जूही को दिखाया जाता है। उसके रूम में दो लोग सफाई करने के लिए आते हैं। जूही उन्हें मार के बेहोश कर देती है। दरअसल उसने ऑक्सीजन मास्क लगा लिया होता है, जिस कारण वो जहरीली गैस से बच जाती है और वो उस रूम से बाहर निकल जाती है। अब हमें बैन को दिखाया जाता है, वो दूसरे रूम में पहुंच जाता है। इस रूम से बाहर निकलने के लिए उसे दरवाजे पर 4 डिजिट का कोड डालना होगा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। ये वही वक्त होता है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था, जहाँ से कहानी फ्लैशबैक में गई थी। यहाँ पर उसे एक किताब भी मिलती है जिसपे एक कोड लिखा हुआ होता है। इसके हिसाब से यहाँ पे एक घड़ी होनी चाहिए, पर इस रूम के अंदर कोई घड़ी नहीं होती। तभी वो देखता है वहाँ पे कुछ तस्वीर लगी हुई होती हैं जो घड़ी की सुई की तरह इशारा कर रही होती है, जिससे उसे कोड पता चल जाता है और वो दरवाजे पे कोड डालकर यहाँ से निकल जाता है। अब उसके सामने गेम मास्टर आता है और उसको बताता है हम हर साल इसी तरह का कंपटीशन करते हैं जिसमें हम अलग अलग कैटेगरी के लोग लेते हैं। पिछले साल हमने एथलीट को लिया था। जिस तरह घोड़े की रेस पर पैसे लगाए जाते हैं, ठीक उसी तरह दुनिया के बड़े बड़े लोग तुम लोगों पर पैसे लगाते हैं। वो जिस पर पैसे लगाते हैं, अगर वो जीत जाता है तो उन्हें अरबों डॉलर का फायदा होता है। अब बैन को लगता है कि उसने गेम को जीत लिया है, उसे जाने दिया जाएगा। तभी गेम मास्टर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर जूही आ जाती है और वो गेम मास्टर पर गोली चला देती है। उसे गोली लग जाती है, पर वो अभी भी जिंदा होता है। ये दोनों मिलकर गेम मास्टर को मार देते हैं। जूही बैन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसके बाद जूही पुलिस को लेकर वहां आती है, पर पुलिस को वहां पर कुछ नहीं मिलता, इसलिए पुलिस जूही की बात पर यकीन नहीं करती। तभी वो देखते हैं दीवार पर डॉक्टर बुटान्यू लिखा हुआ होता है। वो समझ जाती है कोई नाम नहीं है, ये एनीग्राम है, इसका मतलब है नो वे आउट, यानी ये गेम खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जूही बैन को बताती है जो उनके साथी थे उनको अलग अलग हादसों में मरा हुआ बताया गया, जो कि पूरी तरह से झूठ होता है। और वो उसको बताती है अगला गेम मैनहट्टन में, उसके पास 2 प्लेन की टिकट है। दरअसल उसका मकसद उन लोगों को पुलिस से पकड़वाना होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मैनहट्टन शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर प्लेन में एस्केप गेम की तैयारी चल रही होती है। इनके पास जूही और बैन की प्लेन की टिकट की पूरी डिटेल होती है। इसके साथ ये मूवी नहीं पर खत्म हो जाती है।